बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने मास स्पेक्ट्रोमेट्री को जो है वो डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको उसकी समरी बताई थी कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है इसके ज़रिए हम मास और रिलेटिव अबंडेंस जो है वो आइसोटॉप की वो हम मालूम कर सकते हैं। आइसोटॉप्स की का मास और रिलेटिव अबंडेंस जो है वो हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के ज़रिए मालूम करते हैं और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है इसको कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है उसके जो है वो उसमें 5 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में या मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है इसके ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम मास स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए मास और रिलेटिव अबंडेंस आइसोटॉप्स की वो मालूम की जा सकती है। समरी में मैंने आपको बताया था कि मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है इसकी 5 जो है वो पार्ट्स होते हैं या 5 स्टेजेस होती हैं। पहले स्टेज में हम जो सैंपल लिया जाता है उसको वेपराइज़ करते हैं। वेपराइज़ करने के बाद उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर में दाखिल किया जाता है, वहाँ पर इसकी आयोनाइजेशन की जाती है। आयोनाइजेशन जो है इसके बाद फिर उन आइंस की जो है वो एक्सेलरेशन करवाई जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए, और आइंस जब एक्सेलरेट करना शुरू कर देते हैं उसके बाद जो है उनको मैग्नेटिक फील्ड में से पास किया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड में उनकी डिफ्लेक्शन होती है और ये आइंस जो होते हैं वो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं बाय मास टू चार्ज रेशो की बेस पर। और लास्ट वाली जो स्टेज है या लास्ट वाला जो पार्ट है मास स्पेक्ट्रोमीटर का उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमीटर, या उसको जो है वो डिटेक्टर जो है वो भी कहा जाता है। यहाँ पर आइंस जो होते हैं वो यहाँ पर आकर गिरते हैं और यहाँ से फिर इनको जो है वो करंट जो है जो प्रोड्यूस करते हैं ये आइंस, उनको जो है वो एम्पलीफाई किया जाता है और वहाँ से इनको रिकॉर्डर में भेजा जाता है और जो कि ग्राफ बनाता है, उसके ज़रिए हम मैथ्स मालूम करते हैं। अब यहाँ आपकी बुक में जो है इसकी उन्होंने डिटेल बताई हुई है। फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है मैंने आपको बताया था कि ये इसकी समरी है यहाँ तक, और इसके बाद जो है वो उन्होंने मैस स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन जो है वो बताई हुई है। इसको आप नोट करें और ये आपने याद करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में आती है कि मैस स्पेक्ट्रम इज़ द प्लॉट ऑफ डाटा इन सच अ वे डैट मैस टू चार्ज रेशो इज़ प्लॉटेड एज एक्स एक्सिस एंड द रिलेटिव नंबर ऑफ आइंस एज वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक ग्राफ होता है जिसमें रिलेटिव अबंडेंस जो है उसको जो है वो हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग और उनका जो मैस होता है आइसोटॉप्स का उनको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो ड्रॉ करते हैं। उससे जो ग्राफ बनता है उसको बोलते हैं मैस स्पेक्ट्रम। एक्चुअली जो है वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए मैस स्पेक्ट्रम बनता है और उससे फिर हम जो है वो रिलेटिव अबंडेंस और मैस जो है वो मालूम करते हैं। अब जो है वो हम इनकी आज जो है उसकी डिटेल पढ़ेंगे। वो डिटेल जो है वो ये है, यहाँ से जो है वो आपकी बुक में इसकी डिटेल शुरू हो रही है कि इसको जो है वो कैसे किया जाता है ये प्रोसीजर। वो कह रहा है कि सब्सटेंस हुज एनालिसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटॉप इज़ रिक्वायर्ड, कि जिसका एनालिसिस जो है वो किया जाता है या जिसकी हुज एनालिसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटॉप इज़ रिक्वायर्ड इज़ कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट, कि जो सैंपल हम लेते हैं जिसके हमने आइसोटॉप्स मैस आइसोटॉप का और उनकी रिलेटिव अबंडेंस मालूम करनी होती है उसको वेपर स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। द प्रेशर ऑफ दीज वेपर इज़ केप्ट वेरी लो, डैट इज़ 10⁻⁻6 और 10⁻⁷ टॉर। इनका प्रेशर जो है वो 10⁻⁷ टॉर तक सिर्फ रखा जाता है। दीज वेपर्स आर अलाउड टू एंटर द आयोनाइजेशन चैम्बर। इसके बाद इन वेपर्स को जो है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर में दाखिल किया जाता है और सबसे पहला जो पार्ट है उसका मास स्पेक्ट्रोमीटर का वो आयोनाइजेशन चैम्बर है। वहाँ पर क्या होता है, वेयर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर थ्रोन अपॉन दैम, जिसमें फास्ट मूविंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस सैंपल के ऊपर गुजारे जाते हैं। एंड दी एटम ऑफ आइसोटॉप एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर आर आयोनाइज। जो एटम्स आइसोटॉप्स के जो एटम होते हैं एलिमेंट के अंदर वो जो है वो आयोनाइज हो जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उन एटम को आयोनाइज कर देते हैं, यानी उनके ऊपर आइंस आ जाता है। आइंस जो है वो कौन सा आता है, पॉजिटिव आइन आता है। एंड दीज पॉजिटिवली चार्ज आइंस ऑफ आइसोटॉप एंड एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज आइंस होते हैं आइसोटॉप के, इनके मैस जो है वो डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये आइसोटॉप होते हैं और आइसोटॉप के मैस डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ आइसोटॉप प्रेजेंट इन दैम, कि इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें किस तरह के आइसोटॉप मौजूद होंगे। अब सेकंड जो स्टेप है आयोनाइजेशन के बाद, थर्ड जो स्टेप है आयोनाइजेशन के बाद, वो बता रहा है कि पॉजिटिव आइंस ऑफ ईच आइसोटॉप हैव इट्स ओन मास टू चार्ज वैल्यू। हर की अपनी चार्ज टू मास वैल्यू होती है। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 to 2000 वोल्ट इज़ अप्लाइड बिटवीन परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट्स,
कि जब जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अप्लाई किया जाता है, जिसकी वोल्टेज जो है वो 500 से 2000 तक होती है, वो प्लेट्स के दरमियान दीज पॉजिटिव आइंस आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। फिर ये जो पॉजिटिव आइंस होते हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पर दोनों तरह का जो है वो चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये जो पॉजिटिव आइंस हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, और इस तरह से ये आइंस जो होते हैं आर एक्सेलरेटेड मीन्स के वो तेज़ी से जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। सेकंड स्टेप मींस के एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। ठीक है, पहले स्टेप में वेपराइजेशन, उसके बाद आयनाइजेशन, और ये वाला जो स्टेप है इसमें आयनाइजेशन जो है वो हो रही है, इसमें एक्सेलरेशन जो है वो आइंस की करवाई जाती है बाय अप्लाइंग द मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद दीज आइंस आर अलाउड टू पास थ्रू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एज। अब ये जो आइंस होते हैं इनको मैग्नेटिक फील्ड में जो है गुजारा जाता है, विच विल सेपरेट दैम, जो उनको जो है वो सेपरेट कर देता है उन आइंस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैस टू चार्ज वैल्यू। मैस टू चार्ज वैल्यू की बेस पर उनको अलहदा कर देते हैं, यानी कि ये आइंस जो होते हैं वो अपना रास्ता जो है वो बदल लेते हैं और ये कर्व्स पाथवे में जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड मेक्स द आइंस टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। अब वो बता रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आइंस को सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है। द आइंस ऑफ डेफिनेट मैस टू चार्ज वैल्यू विल मूव इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। और ये जो आइंस होते हैं जिनका एक ख़ास मैस टू चार्ज वैल्यू होती है, वो ग्रुप की शक्ल में मूव करते हैं, वन आफ्टर द अदर, एक दूसरे के आगे पीछे, एंड फॉल ऑन द इलेक्ट्रोमीटर। मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरने के बाद जब ये सेपरेट हो जाते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं मैस टू चार्ज वैल्यू की बेस पर, तो फिर ये इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन आइंस को अलग-अलग कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ मैस टू चार्ज वैल्यू की बेस पर। जिनका मैस जो होता है वो ज़्यादा कम होता है, जिन आइसोटॉप का मैस कम होता है उनको मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और इसकी वजह से उनका जो रेडियस होता है वो कम होता है, और जिनका मैस जो है वो आइसोटॉप का ज़्यादा होता है उनको मैग्नेटिक फील्ड कम अट्रैक्ट करता है, और इस वजह से उनका रेडियस ज़्यादा होता है और वो दूर जो है वो जाके गिरते हैं, और इस तरह से ये तमाम आइसोटॉप्स जो हैं वो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं मैस टू चार्ज रेशो की बेस पर। रिलेशनशिप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैस टू चार्ज वैल्यू जो है उसके दरमियान यहाँ आपकी बुक में उन्होंने दी हुई है, एंड दिस इज़ द इक्वेशन जिसके ज़रिए मैस टू चार्ज वैल्यू जो है वो मालूम की जाती है आइसोटॉप्स की, इज़ इक्वल टू एच स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 2e। एच जो है वो इसमें स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई किया जाता है, ई इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो क्या है। यहाँ पर आपकी बुक में उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ बताई हुई है वो 5 to 200 तक है, 2000 जो है वो वोल्ट तक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितना जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई किया है। आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो वो कितना रेडियस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ये आर जो है उसको रिप्रेजेंट करें। अब यहाँ पर वो एक बात बता रहा है कि अगर आप ई जो है उसको इंक्रीज़ करेंगे, इफ़ ई इज़ इंक्रीज़ बाय कीपिंग द एच कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है उसको कांस्टेंट रखें और ई को इंक्रीज़ करें, द रेडियस विल इंक्रीज़। तो जो आइसोटॉप्स का या आइंस का जो रेडियस होगा वो जो है वो इंक्रीज़ होगा, एंड पॉजिटिव आइंस ऑफ पर्टिकुलर मैस टू चार्ज वैल्यू विल फॉल एट डिफरेंट प्लेस। और पॉजिटिव आइंस जो होंगे जिनका एक ख़ास मास टू चार्ज वैल्यू होगा वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो गिरेंगे। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी अगर आप स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करें तो वो ज़्यादा दूर जाकर जो है वो गिरेंगे, एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट प्लेस, पहली जगह की निस्बत ज़्यादा दूर जो है वो जाकर गिरेंगे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ज़्यादा करेंगे और एच जो है उसको कांस्टेंट रखेंगे। एच जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ज़ाहिर कर रहे हैं, और इसी तरह से वो कह रहे हैं कि दिस कैन आल्सो बी डन बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू को भी चेंज करके ये जो इनका पाथवे है उसको डिफरेंट जो है वो किया जा सकता है। ईच आइन जो होगा जो कि सेट अप अ माइन्यूट इलेक्ट्रिक करंट, हर आइंस जो है वो एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस करेगा, और ये इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पर जाकर प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमीटर इज़ कॉल्ड द आइन कलेक्टर। अब जो आइन गिरेंगे वो जाकर आइन कलेक्टर के ऊपर गिरेंगे जिसको हम इलेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं, एंड डेवलप द इलेक्ट्रिक करंट। वहाँ पर जाकर जब
वो गिरेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट दस मेजर्ड, जो करंट की स्ट्रेंथ होगी वो गिव्स द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइंस, आइंस की जो रिलेटिव अबंडेंस है वो जो है वो हमें बताएगी या उसको मेजर करेगी ऑफ अ डेफिनेट मास टू चार्ज वैल्यू, ख़ास चार्ज हर आइसोटॉप्स की जो रिलेटिव अबंडेंस है वो करंट की स्ट्रेंथ जो है वो हमें बताएगी, यानी कि करंट की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उस आइसोटॉप्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ जो होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पहला स्टेप वेपराइजेशन, दूसरा स्टेप आयनाइजेशन, तीसरा स्टेप एक्सेलरेशन, चौथा स्टेप सेपरेशन ऑफ द आइंस या एनालाइजिंग भी हम इसको बोलते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड। और इसके बाद फिर ये जो आइंस हैं इलेक्ट्रोमीटर पर आकर जो है वो फॉल करते हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक करंट की वो उनकी रिलेटिव अबंडेंस जो है वो आइंस की बताएगी कि हर आइंस जो है उसकी अबंडेंस कितनी है या वो उसकी परसेंटेज जो है वो कितनी है। इसी तरह वो कह रहा है कि सिमिलरली द आइंस ऑफ द अदर आइसोटॉप्स हैविंग डिफरेंट मासेस आर मेड टू फॉल ऑन द कलेक्टर एंड करंट स्ट्रेंथ इज मेजर्ड, कि इसी तरह दूसरे आइंस जो होंगे किसी भी एलिमेंट के जिनके मैसेज जो हैं डिफरेंट होंगे उनको भी कलेक्टर पर गिराया जाता है और करंट की स्ट्रेंथ जो है वो मेजर की जाती है। करंट स्ट्रेंथ, ये पॉइंट जो है वो नोट करने वाला है, ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया है कि करंट स्ट्रेंथ इन ईच केस गिव्स द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटॉप्स, कि जो करंट की स्ट्रेंथ होगी वो हमें बताएगी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। ठीक है, हमने शुरू में कहा था ना कि ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है वो रिलेटिव अबंडेंस जो है आइसोटॉप्स की वो हमें बताता है, और वो कैसे बताता है, करंट की स्ट्रेंथ जो है वो हमें बताएगी कि आइसोटॉप्स की रिलेटिव अबंडेंस कितनी है। दूसरा पॉइंट, द सेम एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट है जो हम किसी भी एलिमेंट के साथ उसके सैंपल के साथ जो है वो परफॉर्म करते हैं, ये उसी वो यही वाला एक्सपेरिमेंट जो है इस परफॉर्म किया जाता है विद द C12 आइसोटॉप, यानी कि कार्बन 12 के आइसोटॉप्स के साथ परफॉर्म किया जाता है। एंड करंट स्ट्रेंथ इज़ कंपेयर, और उसकी जो करंट स्ट्रेंथ होती है उसको कंपेयर किया जाता है किसके साथ, वो जो एलिमेंट हमने पहले लिया है जिसका आपने मास और रिलेटिव अबंडेंस मालूम करनी है उसके साथ कार्बन 12 आइसोटॉप्स की करंट स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाता है। और ये जो कंपैरिजन होता है, दिस कंपैरिजन अलाउ अस टू मेजर द एग्जैक्ट मास नंबर ऑफ द आइसोटॉप्स। ये जो कंपैरिजन है यानी कि कार्बन की करंट स्ट्रेंथ का और पहला जो एलिमेंट है जिसको हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर में से पास किया है उनके आइसोटॉप्स की करंट स्ट्रेंथ का, वो जो है अलाउ अस टू मेजर द एग्जैक्ट मास नंबर ऑफ आइसोटॉप, वो हमें आइसोटॉप का मास नंबर जो है वो सही तरह से बताएगा। ठीक है, तो कंपैरिजन से मास नंबर मालूम होगा और जो स्ट्रेंथ होगी आइसोटॉप की करंट की वो जो है वो हमें रिलेटिव अबंडेंस बताएगी। समझ आ गई। अब जो है वो नेक्स्ट पेज पे आपकी बुक में यहाँ उन्होंने नियॉन जो है उसका मास स्पेक्ट्रम जो है वो दिखाया हुआ है, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ आइसोटॉप ऑफ नियॉन जो है उन्होंने दिखाई हुई है। तो ये जो मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ होते हैं, जब वो ईच आइन स्ट्राइक्स अ डिटेक्टर, वो बता रहा है कि जब हर आइन जो है वो डिटेक्टर से स्ट्राइक करता है, टकराता है, तो करंट आइनिक करंट जो है जो प्रोड्यूस होता है इसको एम्पलीफाइड किया जाता है। एम्पलीफाइड का मतलब है उसको ज़्यादा जो है वो बढ़ा दिया जाता है उस करंट को, क्योंकि वो करंट बहुत कम अमाउंट में होता है और उसको ज़्यादा बढ़ाया जाता है। एंड इज़ फेड टू द रिकॉर्डर, फिर उसको जो है वो रिकॉर्डर में भेजा जाता है। रिकॉर्डर जो है वो ग्राफ जो है वो बनाता है और उस ग्राफ को हम मास स्पेक्ट्रम बोलते हैं। शोइंग द, उस ग्राफ में क्या होता है, रिलेटिव अबंडेंस आइसोटॉप्स की होती है और उसको प्लॉट किया जाता है अगेंस्ट द मास नंबर, मास नंबर के अगेंस्ट। यहाँ पे आप ये देखें आपकी बुक में उन्होंने ये मास स्पेक्ट्रम जो है वो बनाया हुआ है, मास नंबर उन्होंने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया है और रिलेटिव अबंडेंस जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो ली है। मास नंबर किसके हैं, नियॉन के। ये नियॉन के 3 आइसोटॉप्स हैं, 20, 21 एंड 22, और ये उनकी जो है वो रिलेटिव अबंडेंस जो है वो शो हो रही है। अब यहाँ पे आप देखें कि 20 जो मास नंबर है नियॉन का जो आइसोटॉप जिसका मास नंबर 20 है उसकी रिलेटिव अबंडेंस 90.92 है, 21 वाले की 0.25 है और 22 वाले की 8.82 है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनता है रिलेटिव अबंडेंस में और मास नंबर में, इसको हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रम। ठीक है,
तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ अ मास स्पेक्ट्रम। यहाँ पे मैंने आपको इसकी डेफिनेशन नोट करवाई है। मास स्पेक्ट्रम इज़ द प्लॉट ऑफ डेटा इन सच अ वे दैट mass to charge is plotted as x-axis and relative number of ions as ordinate means by axis। ठीक है, दिस इज़ द डेफिनेशन। और इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है, यहाँ से आपने इसको बताना है कि यहाँ द रिकॉर्डर मेक्स अ ग्राफ शोइंग द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स प्लॉटेड अगेंस्ट द मास नंबर। तो ये एग्जांपल के तौर पर आप जो इस मास स्पेक्ट्रम जो है वो नियॉन का जो ड्रा किया गया है वो भी आप इसके साथ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपने इसको जो है वो याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये इसकी समरी है और इसके बाद मास स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ ली जाती है, लेकिन आपने समरी में भी मेंशन करनी है। और इसके बाद इलेक्ट्रोमीटर के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमीटर, तो ये भी मैंने हाईलाइट किया है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर में से ये टॉपिक जो है इसमें से वो पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमीटर, व्हाट इज़ अ मास स्पेक्ट्रम, और बेसिक प्रिंसिपल जो है वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का क्या है वो जो है वो आपने यहाँ से यहाँ तक जो है वो वाई एक्सिस तक जो है वो आपने लिखना है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। इसके बाद आपको बुक में उन्होंने 2 टाइप्स बताई हुई हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर के, ऑस्टन और डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये टाइप्स भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। तो ये चंद शॉर्ट क्वेश्चन है इससे रेलेवेंट, इस टॉपिक से रेलेवेंट। और इसके अलावा जो है ये इसकी डिटेल है और डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम है। मैंने आपको लास्ट टाइम जो है ये कहा था कि ये डायग्राम ड्रॉ करें जब आपने ये टॉपिक लिखना है, तो तब इसके साथ ये डायग्राम ड्रॉ करना ज़रूरी है। अब आपने जो असाइनमेंट है आपकी वो ये है कि आपने एक तो इसका बेसिक प्रिंसिपल लिखना है, मास स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, और इसके अलावा इलेक्ट्रोमीटर जो है वो क्या है और इसका क्या काम है ये आपने जो है वो लिखना है। और इसकी स्कीमेटिक डायग्राम जो है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर की ये ड्रॉ करनी है।